हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी सेंट्रिक। कंट्रोल सिस्टम की इस जर्नी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों को समझते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, जो गेट वाली चीज़ें हैं ना, वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन चला रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम के बारे में बतानी बेहद ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ। बिकॉज इन सारी चीज़ों को समझ लिया ना तो आगे आने वाली जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। हालांकि आज का ये टॉपिक फिनिश करने के बाद जो गेट स्टाइल में कंट्रोल सिस्टम लग रहा है ना, उसमें हम एंटर करने वाले हैं। ओके, लास्ट टाइम क्या देखा था हमने? लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी एक फिजिकल सिस्टम की। मैंने आपको एक फिजिकल सिस्टम लेके क्या समझाया जी? मैंने आपको फिजिकल सिस्टम लेके ये समझाया कि एक कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक कंट्रोल सिस्टम कैसे कार्य करता है जी। क्या लिया था हमने एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने की चर्चा करी थी। तो इसके क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो हमने देख लिए कि एंटेना है, एंटेना को घुमाने के लिए मोटर लगेगी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगेगा, ठीक है, इनपुट सेंसर्स लगेंगे, आउटपुट से हम एक पाथ देंगे। ये सारा आपने एक फिजिकल सिस्टम को डिज़ाइन किया, फिजिकल सिस्टम की चर्चा करी, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, इनपुट को रोटेट करेंगे, आउटपुट रोटेट होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये सिस्टम बनता है तो इसके बाद इसका स्कीमेटिक तैयार किया जाता है। स्कीमेटिक को तैयार करने के बाद फिर बनता है ब्लॉक डायग्राम। ये दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम। हमने तमाम फिजिकल प्रोसेसेस जो भी हो रही हैं या जो भी फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं उन्हें ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। भैया इनपुट में पोटेंशियोमीटर लगा था कि नहीं लगा था, उसको इनपुट दिया, उसने एक सिग्नल जनरेट किया, उसको आपने सम अप किया, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दिया, एक्चुएटिंग सिग्नल हुआ, आगे की प्रोसीजर सारी हम समझ गए। यस और नो? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो डिजाइन प्रोसेस मैंने यहाँ पे ये सारे 6 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें पूरे कंट्रोल सिस्टम में कब कहां क्या पढ़ना है इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है। समझ गए सर? पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो जरा, पॉइंट समझ में आ गया आपको इतना? तो मैंने क्या लिखा? द डिजाइन प्रोसेस। द डिजाइन प्रोसेस, ओके। द डिजाइन प्रोसेस में क्या देखना है जी? सर ध्यान से सुनिएगा, लास्ट टाइम तक जो मैंने आपको समझाया था ना, सारी कहानी यहां पे उतार रहा हूं मैंने बोला था डिटरमाइन अ फिजिकल सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशंस फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स। पोजीशन कंट्रोल सिस्टम आप तैयार कर रहे हैं, फिजिकल सिस्टम है, क्या करना है उसको पहले तो पता करो कि आपको करना क्या है जी। हमें करना है एक फिजिकल सिस्टम लाइक पोजीशन कंट्रोल डिजाइन करना था। क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन आपको यूज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये सेट कर लेंगे। एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम तैयार करना है जी जो रिमोट लोकेशन पे बेस्ड है। मैं कंट्रोल रूम से उसे क्या करना चाहता हूं? कंट्रोल करना चाहता हूं। तो सारी स्पेसिफिकेशन अपने रिक्वायरमेंट में देख ली। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ड्रॉ अ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। हम एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम तैयार करते हैं। ये वाला इसमें तो ज्यादा डिटेल कर दिया। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ये कि एक इनपुट स्टेज एक आउटपुट स्टेज, दैट इज फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसे। ओके जी, हमने एक तैयार कर लिया, क्या? फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद जब हम आते हैं तो क्या लिखा कि ट्रांसफॉर्म द फिजिकल सिस्टम इनटू स्कीमेटिक। मैंने बोला था कि फिजिकल सिस्टम जो है दिस इज नथिंग बट द फिजिकल सिस्टम। आपका फिजिकल सिस्टम ये रहा जी। इसको एक स्कीमेटिक में तैयार करेंगे, इसको इस पूरे सिस्टम को स्कीमेटिक में ले जाएंगे। उसके बाद उस स्कीमेटिक डायग्राम से ब्लॉक डायग्राम ले जाएंगे। तो स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया क्या जी? नहीं बताया, तो चलो यहाँ पे बताने की कोशिश कर देते हैं। क्या स्कीमेटिक? कुछ नहीं, जो भी आप कर रहे हैं ना उसका पूरा लेखा जोखा क्या कर रहे हैं आपने इनपुट स्टेज एक तैयार किया, ठीक है। यहाँ पे आप इनपुट देने वाले हो और आपका इनपुट क्या है? एक इनपुट रोटेशन है जी। ओके, इस इनपुट रोटेशन से आपने जो इनपुट रोटेशन है वो दिया किसका? पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर कैसा सर्किट है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कि आपके रोटेशन के अकॉर्डिंग ये नॉब जो है ये इस एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्ड है वहां पे क्या कर रहा है जी? ये जो है मूव कर रही है। तो यहां से ये पोटेंशियल है यहाँ पे,
यदि आप इसको चेंज करते हैं तो इधर जाने वाला पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि इनपुट चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द रोटेशन जो भी आप दे रहे हैं। यस और नो। इसके आगे आपका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम जी? ये सिस्टम आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। ठीक है, पावर एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसके पावर को एम्पलीफाई करना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब आप समझ ही गए हैं, इनपुट सिग्नल आउटपुट जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है उससे एक्चुएटिंग सिग्नल को जनरेट करना। तो ये इनपुट इसमें गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर बिकॉज ऑफ द इनपुट रोटेशन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, किसका? पोटेंशियोमीटर में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है कि नहीं? आपका इवन सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है जी हो रहा है। इसके आगे की कहानी जो थी, इसके आगे की कहानी गई आपकी ये मोटर स्टेज ले लेता हूं मैं। ये जो मोटर स्टेज जो इसको रोटेट कर रही है वो वाली मैंने स्टेज ले ली। ठीक है, यहाँ से जो भी सिग्नल जनरेट हुआ उसको हमने बोला था EA, वो इस मोटर को रन करने वाला है। ओके, नाउ मोटर का काम है इसको घुमाना, आपको आउटपुट स्टेज को ट्रैक करना है। तो सपोज आपका एंटीना है, आउटपुट स्टेज है, आउटपुट में भी रोटेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, नाउ आपका एक मैकेनिकल सिस्टम है तो पक्का, अगर कोई भी चीज घूमती, न्यूटन बोल के गया ना, इनर्शिया इज देयर। आप एक टायर को फेंक दो, टायर जाएगा, जो अपने एनर्जी दी उसने लेगा और उसके बाद जाता जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काम करेगा ना उसका जी। तो इनर्शिया है उसमें, उस इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए ये सिस्टम को एक डैम्पिंग नाम की चीज मेजरमेंट में पढ़ी ना हमने, तो डैम्पिंग लगानी अनिवार्य है इस चीज के रोकने के लिए। सोचो ना, आप इस चीज की, हर एक चीज की लिमिट है कि नहीं? आप कुछ भी इक्विपमेंट बना रहे हो उसमें लिमिट है या नहीं है? तो उस लिमिट के अगेंस्ट ही मूवमेंट कराना पड़ता है जी, उस लिमिट के अगेंस्ट ही मूवमेंट कराना पड़ता है। देख, जैसे कि आपके पास एक मीटर है, उससे आप, उस मीटर से आप सपोज करंट एमीटर है तो आप करंट मेजर कर रहे हैं, इनपुट दिया, उसने डिफ्लेक्शन दे दिया। अच्छा, इनपुट हटा देते तो ये वापस वो जीरो पे आ जाता है कि वहीं रहता है? जीरो पे आ जाता है। मतलब क्या है उसमें? एक कंट्रोलिंग टॉर्क काम कर रहा है। ठीक है, नाउ जब ये मूवमेंट इनपुट दिया और जब इस पॉइंटर का मूवमेंट होता है ना, तो एक डैम्पिंग टॉर्क भी यहाँ पे काम करता है, डैम्पिंग टॉर्क भी काम करता है ताकि इसको स्टेबली रोक सके। ठीक है, इसमें ऑसिलेशंस नहीं होते रहे। इस सिस्टम में इनर्शिया की वजह से ऑसिलेशन यदि हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क भी लगा होता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं। नाउ इस इनर्शिया को आप अगेन मेजर कर रहे हैं जी, इस इनर्शिया को आप अगेन एक पोटेंशियोमीटर सर्किट में दे रहे हैं। ठीक है जी, पोटेंशियोमीटर सर्किट में दे रहे हैं। जो भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, जो भी जहाँ भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसको आपने यहाँ पे सिग्नल दे रखा है जी। ये एक स्केमेटिक है, कोई दिक्कत है इसको कंट्रोल सिस्टम में कहीं पे बनाना है क्या? कुछ भी नहीं बनाना, आवश्यकता नहीं लगने वाली। आवश्यकता कहाँ लगेगी? आवश्यकता लगेगी थर्ड, ये पॉइंट देखो, ऑब्टेन द ब्लॉक डायग्राम। यहां से कंट्रोल सिस्टम चालू होगा। जो आपने बना लिया ना उसका ब्लॉक डायग्राम आप बनाइए। ये रहा ब्लॉक डायग्राम साहब, ये रहा ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम बना लिया मैंने ना। इस ब्लॉक में आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पोटेंशियोमीटर है, सिग्नल एंड पावर एम्पलीफायर है, आपका मोटर है ना, आपका सेंसर, आउटपुट सेंसर है। ये इसके इक्विपमेंट्स, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ओके जी, अब पढ़िए इस चीज को। ऑब्टेन द ब्लॉक डायग्राम, या तो ब्लॉक डायग्राम के जैसी ही एक टेक्निक है सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसी के जैसी एक और टेक्निक है किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, स्टेट स्पेस मॉडल। तो कंट्रोल सिस्टम में प्यारे बच्चे, आपकी पहली यूनिट में, मतलब बेसिक के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें ब्लॉक डायग्राम देखना है, उसमें SFG देखना है, और एक और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस, उसमें स्टेट मॉडल देखना है। मतलब किसी भी सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को जिसका स्कीमेटिक आपके पास है, उससे आप ब्लॉक डायग्राम
ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, उससे आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ले सकते हैं, उससे आप स्टेट स्पेस मॉडल ले सकते हैं। सब नहीं मालूम एसएफजी क्या है तो कौन बोल रहा है तेरे को मालूम करने की? आएगा ना इसका टाइम तब पढ़ लेंगे। अभी ब्लॉक डायग्राम तो दिख रहा है ना, तो समझ में आया ना तेरे को। स्टेट स्पेस आएगी, इसकी भी अब बारी, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। ओके जी, एक मोटा माटी आपको अनुमान हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ मल्टीपल ब्लॉक्स, जैसे कि यहाँ पे तो ढेर सारे ब्लॉक्स है भाई, 1 2 3 4 बहुत सारे हैं, तो मल्टीपल ब्लॉक्स जो है ना इन्हें रिड्यूस करना पड़ता है टू अ सिंगल ब्लॉक। पूरे सिस्टम को आप एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2000 का नोट है, आपके पास 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का नोट है, 1 रुपए का नोट है। ढेर सारे नोट है ना आपके पास। अब आप इन सभी को एक खाली बटुए में रख दिए, खाली बटुए में रख दिए, और मैं आपको बटुआ बताऊं तो उसकी वैल्यू क्या है? अरे उसमें जितना नोट भरे हैं उतनी उसकी वैल्यू हुई। उस बटुए में कितना पोटेंशियल है, जितने नोट आपने भरे हैं इतना इतना। मतलब कि यदि मल्टीपल नोट्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो उन्हें एक ब्लॉक में रिड्यूस कर दो ना, बटुए में डाल दो ना। ये जो बटुआ रहेगा ना यही रिप्रेजेंट करेगा उन सारे नोट्स की वैल्यू। गलत तो नहीं बोला? नहीं बोला जी। ओके, नाउ करने के बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी एनालिसिस करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चे, कंट्रोल सिस्टम सारा इन 3 ब्लॉक से रिप्रेजेंट होने वाला है। कंट्रोल सिस्टम में आप ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, एसएफजी पढ़ेंगे, स्टेट स्पेस मॉडल पढ़ेंगे, ये रहा जी। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप, ये लिखा ना मल्टीपल ब्लॉक्स रिड्यूस टू ए सिंगल ब्लॉक, ये सारी चीजें तो अपन इनमें देखेंगे। उसके बाद आपको सिस्टम की टाइम एनालिसिस करनी पड़ेगी। बताया था ना, ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, एरर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो तमाम चीजें सिस्टम को डिजाइन करने के बाद उसकी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो हम रेस्ट ऑफ द यूनिट्स जो भी है ना आपकी, जिसमें आपने टाइम डोमेन एनालिसिस लिखा है, राउथ हर्विट क्राइटेरिया लिखा है, बोडे प्लॉट लिखा है, नाइक्वेस्ट प्लॉट लिखा है, पोलर प्लॉट लिखा है, ये सारी चीजें इसका हिस्सा हैं। स्टेट स्पेस मॉडल ये रहा, ब्लॉक डायग्राम एसएफजी ये रहा। अगली बात समझ रहे हैं मेरी बात को? अब होता क्या है, क्या आप ध्यान से सुनिएगा, आप कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, मैं बोल रहा हूं कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। ये ब्लॉक डायग्राम बना लिया आपने, फिजिकल प्रोसेसेस लिख ली और उसका ये बना लिया, ये तो बच्चा भी बना लेगा। क्या कंट्रोल सिस्टम इससे डील करेगा? नहीं। कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट, जो कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं वो एक मैथमेटिकल टूल है। कोई से भी प्रोसेस हो उसका मैथमेटिकल, उसकी एनालिसिस ऑन पेपर होती है तो मैथमेटिक्स की सहायता से ना होती है। इस ब्लॉक डायग्राम को एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा जिसे हम एनालिसिस कर सकें। तो आपका एंटायर कंट्रोल सिस्टम जो किताबों में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम्स। फिजिकल जो भी सिस्टम्स हैं उनका मैथमेटिकल मॉडल तैयार है। अब देखिए, इसरो ने भैया मंगल पे अपना एक सेट वो भेजा था ना, क्या भेजा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, मंगल मिशन का, मंगलयान, यस मंगलयान भेजा था। तो मंगलयान जब भेजा था तो मंगलयान या कुछ भी सैटेलाइट जब हम ऊपर भेजते हैं तो उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पहले होती है कि नहीं? तो उस सिस्टम का जो कि एक फिजिकल सिस्टम है, उसमें ढेर सारे उसमें ब्लॉक्स है, मतलब एलिमेंट्स है, उनका एक खाका एक मैथमेटिक्स इक्वेशन से दिया जाता, या उन सारी फिजिकल प्रोसेस का जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो यहाँ मैथमेटिक्स हम करके सारी चीज़ें अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, कि ये कितना दूर जाएगा, कब फ्यूल ख़त्म होएगा तो कितनी वेलोसिटी उसको देनी है, क्लास में जब एंटर करेगा तो उसको एक फास्ट वेलोसिटी देनी है, कैसे क्या देनी है, सारी चीज़ें मैथमेटिकल यहीं से पहले से ही पता कर ली जाती है ना। वो उसको कंट्रोल करना है तो यहाँ से सिग्नल भेज के उसको कंट्रोल करते हैं।
अब सिग्नल भी वहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे भेजा और वहाँ पहुँच गया, उसमें भी टाइम लगता है, तो उस टाइम की भी कैलकुलेशन है। तमाम कैलकुलेशन करने के बाद एक कंट्रोल सिस्टम तैयार होता है। तो जो फिजिकल सिस्टम्स है उनकी एक कंट्रोल इक्वेशन हो गई, उनका एक मॉडल हो गया जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल। यही मैथमेटिकल मॉडल पढ़ना है। तो जब एक सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गहराई से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ब्लॉक डायग्राम जिसमें सारे टर्म्स फिजिकल टर्म्स है। सर पोटेंशियोमीटर सर देखा, सिग्नल एंड पावर एम्प सर देखा, वहां पे दिख रहा है। सर इसकी मैथमेटिक्स की बात करो ना। अरे यार इस मोटर के इक्विवेलेंट क्या मैथमेटिक्स इक्वेशन जी, ये पोटेंशियोमीटर का क्या, ये सारी चीजें ही तो किसी भी सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बात आप जानते हैं। तो जब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज करेंगे तो क्या क्या, देखो ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी दिख रहा है, इसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं। तो इलेक्ट्रिकल हैं तो यहाँ पे इस पे एक इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है, करंट दिया, वोल्टेज दिया, आउटपुट पे भी वही मिला। तो यहाँ पे करंट है, वोल्टेज है, वहाँ पे तो किरचॉफ्स लॉ हैं। इस सर्किटरी को यदि आप देखेंगे भी तो उन्हीं चीज़ों के रिस्पेक्ट में तोलेंगे ना, KCL लगाएंगे, KVL लगाएंगे। मैकेनिकल सिस्टम्स भी हैं, आपकी मोटर हैं, आपके गियर्स हैं, तो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करें। मैकेनिकल सिस्टम जो भी है उसमें न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे, मतलब तमाम अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो किसी भी सिस्टम को, इस सिस्टम को मैथमेटिक्स में ये इसके इक्विवेलेंट मैथमेटिकल इक्वेशन यदि बनानी है ना, तो इसमें KCL, KVL और अपना न्यूटन्स लॉ ये सब लगने वाले हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, नेटवर्क में सर्किट्स देखे हो, सर्किट्स एक फिजिकल सिस्टम है, उन सर्किट्स के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन नहीं तैयार कर लेते, लगाते हो ना नोड एनालिसिस और सारी, वो इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है। उन मैथमेटिकल इक्वेशन से किसी भी एलिमेंट में करंट का पता लगा सकते हो क्या? जी हाँ। वोल्टेज का पता लगा सकते हो? जी हाँ। पावर ड्रॉ सब कुछ पता लगा सकते हो। क्या आप उस सर्किट में मेजर करने गए क्या करंट? आपका एक फिजिकल सिस्टम है, सर्किट है, आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आप एमीटर से मेजर करने गए क्या करंट? नहीं सर, आपने ऑन पेपर बता दिया KCL KVL एनालिसिस से कि इसमें कितना करंट है। गॉट द पॉइंट ना। कुछ चमका, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ चमक में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ओके सर आप चिल्ला लिए, आपका काम खत्म। अब बताओ क्या? अरे भाई इस ब्लॉक डायग्राम की मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी तो किन का सहारा लिया जाएगा? सर बता चुके आप, KVL KCL और आपके न्यूटन्स लॉ, बराबर ना? ओके। तो जब इसकी इक्वेशन बनती है किसी भी सिस्टम की, जो कि एक लीनियर सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात हम लीनियर सिस्टम की बात करेंगे। लीनियर सिस्टम क्या होते हैं? जिन्हें हम जिनके आउटपुट को हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे, चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। बेहतरीन फिजिकल, अपन तो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो जब इस सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को, एक लीनियर मॉडल को जब आप मैथमेटिक्स में लेके जाओगे ना, तो बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट दैट सिस्टम इज मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम उस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को याद करो, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, वहाँ पे एक आउटपुट निकलता है y, इनपुट पैरामीटर रहता है x। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है सर, कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है, तो y है, इनपुट है x, इनका एक रिलेशन जब आप क्रिएट करोगे ना मैथमेटिक्स में, तो वो पक्का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है, बिकॉज ढेर सारे एलिमेंट्स है, ढेर सारे पॉइंट्स है, इसकी अलग वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू है। अब देखो, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, आपने मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर लिया। अरे कर लिया तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे सिस्टम को, तभी तो टेस्ट कर पाएंगे ना। अभी किसको टेस्ट करें? एक फिजिकल सिस्टम को जाके टेस्ट, फिजिकल सिस्टम नहीं है ना, इंजीनियरिंग फिजिकल सिस्टम नहीं है। तमाम फिजिकल प्रोसेसेस को, फिजिकल सिस्टम्स को मैथमेटिक्स, यही तो इंजीनियरिंग है। इक्वेशंस, यही तो इंजीनियरिंग। ओके जी सर, इसका मैथमेटिकल मॉडल आप डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे? जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की एनालिसिस करेंगे? जी हाँ करेंगे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि टाइम डोमेन में होती है ना, लिखे हैं y t x ऑफ t, ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि नहीं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है।
बट किसके रिस्पेक्ट में मुश्किल है? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे एस डोमेन में, लाप्लास डोमेन में। ये भी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ना आप। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को एस डोमेन में कन्वर्ट करना भी जानते होंगे आप, पक्की बात है ना। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जब एस डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे तो एस डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है ना एनालिसिस करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे जब आप एस डोमेन में ले जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की कहानी हो जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा आसान है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनालिसिस करना। तो इस तमाम मैथमेटिकल टूल जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप एस डोमेन में कन्वर्ट करके जब एनालिसिस करेंगे ना तो आपकी एनालिसिस बड़ी आसान रहेगी। किस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं? उसकी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, अलग अलग इनपुट पे उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसकी एनालिसिस, उसकी स्टेबिलिटी की एनालिसिस, तमाम उसके पैरामीटर की एनालिसिस बड़ी आसान हो जाएगी। ओके सर, यहाँ से एक बात चमक गई और वो ये चमक रही है कि आप इंटायर कंट्रोल सिस्टम को ध्यान से देखिए। इंटायर कंट्रोल सिस्टम को जिस पे कि आप एक इनपुट दे रहे हो, इस कंट्रोल सिस्टम में आप कुछ इनपुट दे रहे हो ना जी, इससे कुछ आउटपुट ले रहे हो ना जी। तो इस सिस्टम को, ये एक सिस्टम है जो कि एक कंट्रोल सिस्टम है। बोला था ना कि एक सिंगल ब्लॉक से इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी, बोले थे ना सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन किस चीज़ से होगा? ये डिफाइन ये डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफाइंड होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्विवेलेंट क्या है भाई? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो भी इक्वेशन होगी उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आप एस डोमेन में कन्वर्ट कर लोगे। ये टाइम डोमेन है, एस डोमेन में कन्वर्ट कर लो। नाउ एस डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद जब आप इस सिस्टम की एनालिसिस करेंगे ना तो बहुत ही आसान रहेगी। इंटायर कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट देखोगे, इनपुट देखोगे और सिस्टम की इक्वेशन देखोगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, जो इक्वेशन होगी एस डोमेन में। किसमें होगी जी? एस डोमेन में। बस यहीं से हम कॉन्सेप्ट जनरेट करने वाले हैं आपके लिए ट्रांसफर फंक्शन का। अभी तक जो जो बोला समझ में आया? जिसको नहीं आया एक बार फिर से वीडियो देख ले प्लीज़ माय डियर फ्रेंड। बहुत गहरी एनालिसिस में बताया हूँ क्योंकि अब आगे की जर्नी को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। कंट्रोल सिस्टम रहेंगे, उनको आप स्टैंडर्ड इनपुट्स देंगे तो इनपुट्स को भी एस डोमेन में ही फील करने वाले हैं क्योंकि इनपुट जो भी दे रहे हैं उसका भी मैथमेटिकल मॉडल होना, तभी ना पूरा मैथमेटिक्स बन जाएगा। जो सिस्टम होना उसका भी मैथमेटिकल होना, आउटपुट भी मैथमेटिकल होना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आइए एक फ्रेश पेज लेते हैं भाई, समझते जाइएगा समझते जाइएगा। ठीक, नाउ हमने लिया, इसको दिया आपने इनपुट, ठीक है, जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए आपने इनपुट दिया। इन जनरल उसको आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस सिस्टम से लिया आउटपुट, ये कंट्रोल्ड आउटपुट है, इन जनरल उसको सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में आ गया आपका सिस्टम, ये क्या है? अब आप बोलोगे कि सर ये कंट्रोल सिस्टम है, सर ये कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर क्या है? सर इसके अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे ब्लॉक्स हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं, उसका ये एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने बोला था कि ये जो सिस्टम है इसको यदि आपको एनालिसिस करना है, मैथमेटिकली एनालिसिस करना है, तो इसकी इक्वेशन को, इसका जो मॉडल जो ये वर्क कर रहा है, इसको हम एस डोमेन में कंसिडर करके चल रहे हैं जी। क्या चल रहा है? एस डोमेन में कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके भाई, एस डोमेन में स्टडी होगी भाई। क्यों? मैंने बताई दी, क्योंकि आप इक्वेशंस को एनालिसिस कर रहे हैं, इक्वेशंस को समझ के स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रिस्पॉन्स की बात करेंगे, तो पक्का सारी चीज़ें एस डोमेन में है। ओके, तो जब एस डोमेन में है तो इनपुट को भी एस डोमेन में कर दीजिए, आर ऑफ एस कर दीजिए, आउटपुट को भी एस डोमेन में कर देते हैं, सी ऑफ एस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही एस डोमेन में होता है
इस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम का यदि रिप्रेजेंटेशन जी ऑफ एस है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जी ऑफ एस लिख दिया, एस मतलब जो भी इक्वेशन होगी वो एस में होगी। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाता है, यहाँ से रिलेशन ये आ जाता है कि दिस आर ऑफ एस ये गोइंग टू मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। एस में कास्केड यदि सिस्टम हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका जी ऑफ एस से यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सी ऑफ एस मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट बात है। आउटपुट जो है वो इक्वल है क्या, इनपुट और ये सिस्टम जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उन दोनों को गुणा इज नथिंग बट द आउटपुट। तो कहानी यही आ रही है राजा, मैं बोला था ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, इसका ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर जी ऑफ एस को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। सर ट्रांसफर फंक्शन को तो लोग बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, हमने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, आपने क्या खिचड़ी पका दी? खिचड़ी इसीलिए पका दी कि ट्रांसफर फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है हमेशा कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। हाँ, ये आपने पढ़ा है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। एंड एक और चीज पढ़ी है कि प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। आपने क्या पढ़ा है? ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। क्या चीज है ये इनिशियल कंडीशन, ये क्या बला है, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन मेरा इस तरीके से बताने का मकसद ये कि आपको टाइम डोमेन एस डोमेन में एक चीज समझ में आ जाए कि ये टाइम डोमेन एस डोमेन में आया ही इसलिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएं, एनालिसिस कर पाएं। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। हमने बोला, यहां से शुरू करते हैं, हमने बोला कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये ट्रांसफर फंक्शन की हमने डेफिनेशन दे दी आपके लिए। तो सबसे पहले जो आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया, जो आपने सिंगल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या सिंगल कंट्रोल सिस्टम बनाया, उस ब्लॉक की जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू या फाइनल इक्वेशन, उस इक्वेशन को आपने ट्रांसफर फंक्शन बोला। उसने उस इक्वेशन को आपने ट्रांसफर फंक्शन बोला, बराबर। नाउ ये ट्रांसफर फंक्शन की जानकारी से आपको उस पूरे सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि नहीं, बताइए मुझे। अरे राजा जी, आपको ट्रांसफर फंक्शन मालूम है, मतलब उस पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं, उसकी इक्वेशन पता है, उसका बिहेवियर बता सकते हैं आप, वो क्या आउटपुट देगा ये बता सकते हैं आप, सिस्टम की इक्वेशन को एनालिसिस करके वो स्टेबल है या नहीं है इसका पता लगा सकते हैं आप। तो ट्रांसफर फंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी कमाल की चीज है। और आखा कंट्रोल सिस्टम इस ट्रांसफर फंक्शन को नमस्कार करता है जी। नमस्कार मतलब नतमस्तक है, मतलब फ्रॉम यूनिट 1 टू आखिरी यूनिट आप ट्रांसफर फंक्शन की ही बात करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन मतलब वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है ना, उस मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि एस डोमेन में है, उसकी एनालिसिस करोगे आप पूरे कंट्रोल सिस्टम में। उसकी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करोगे तो भी ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी एनालिसिस करोगे तो भी ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, स्टेट मॉडल की बात करोगे तो भी ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग एक यूनिट है देखोगे तो भी ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस यानी कि बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट कुछ भी देखोगे इसी ट्रांसफर फंक्शन की बात है। तो अक्षय कंट्रोल सिस्टम की आज यदि शुरुआत मैं बोलूं कि ये शुरुआत है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट टू ट्रांसफर फंक्शन। जो भी होगा वो ट्रांसफर फंक्शन के इर्द गिर्द होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम की आइडेंटिटी हो गई जो उस सिस्टम के बारे में बता देता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मंगलयान जा रहा भाई, उस मंगलयान में लगे हुए तमाम सिस्टम, तमाम एलिमेंट्स की फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई।
सपोज एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर रहे हैं, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग आपको यूज करने, लेकिन चलो मंगलयान की एक इक्वेशन हो गई। अब उस एक इक्वेशन को एनालिसिस करके ही आप ये पता लगा सकते हैं कि इसको कितना इनपुट देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कब होगा। सारी कैलकुलेशन जो है इस सिस्टम मंगलयान की जो मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, वो उसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। इस ट्रांसफर फंक्शन से आपको सारी जानकारी है जी। आई बात समझ में? गुड द पॉइंट ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखो वाई इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कंट्रोल सिस्टम है, आपके पास ये कंट्रोल सिस्टम जो है, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनर्जी सेव कर रखी है। मैकेनिकल सिस्टम हो तो शायद इनर्शिया सेव कर रखा है ना, और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है लाइक कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, उन्हें एनर्जी सेव कर रखी है। तो जब आप इस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करने वाले हो, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि ये किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो? अरे जो प्रीवियसली इनपुट आपने कुछ भी दिया होगा ना इस सिस्टम को, उन इनपुट की वजह से इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होंगे, लाइक कैपेसिटर हो गया, लाइक इंडक्टर हो गया, तो वो एनर्जी सेव करके रख सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में तो इनर्शिया के कारण एनर्जी सेव रहेगी। तो वो चीज को कंसिडर करके आप इसकी मैथमेटिकल मॉडल तैयार करोगे क्या? नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। मतलब कहने का मतलब क्या, पूरे सिस्टम को रीसेट करो और उसके बाद इसकी इक्वेशन दो। सीधी बात है ना, क्योंकि अब पता नहीं कौन से इनपुट के लिए ये क्या सेव करके रखे। तो जो भी इनिशियल कंडीशंस हैं, उन्हें इसे इनिशियल कंडीशन जो भी प्रीवियस इनपुट की वजह से जो भी सेव है ना, वो तमाम चीजें आप पहले तो जीरो कर दो, रीसेट कर दो, उसके बाद डिफाइन करो ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन प्यारे बच्चे डिफाइन कर दिया किसी भी सिस्टम का, कि उसका आउटपुट का लाप्लास ले लो, उसको डिवाइड कर दो उसके इनपुट के लाप्लास से, और आप तमाम इनिशियल कंडीशंस को जीरो लो, तो उसे हम ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे। यकीन मानिए ये क्वेश्चन 3 बार आया है गेट एग्जामिनेशन। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट कंसिडरिंग ऑल इनिशियल वैल्यूज। 2-3 ऑप्शन और एक और ऑप्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। आप ठहरे समझदार। अरे हो कि नहीं समझदार? तो इतनी कहानी क्लियर है ना। तो जब आपने इसको देखा, ये एक ओपन सिस्टम है सर, यहाँ पे अब आपने जब इतनी बात कर ही ली है ट्रांसफर फंक्शन और इसकी, तो सिर्फ 2 टाइप के सिस्टम मैंने बताए हैं जी आपको। एक तो बताया मैंने क्या, 2 टाइप के सिस्टम बताए मैंने। एक तो ओपन सिस्टम बताया या ओपन लूप बोल लो इसको, और दूसरा मैंने आपको एक क्लोज लूप सिस्टम बताया ना। ओपन सिस्टम के बारे में या ओपन लूप सिस्टम के बारे में बात इतनी सी है कि इसके इनपुट होगा तो R ऑफ S। नाउ इस डोमेन में बात कर रहा हूं मैं, इससे आउटपुट लोगे तो वो हो जाएगा C ऑफ S। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई G ऑफ S। तो कोई पूछे इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो आप बड़ी मतलब शिद्दत से बोलोगे G ऑफ S। और G ऑफ S की वैल्यू क्या, C ऑफ S अपॉन R ऑफ S। R ऑफ S ये सिंपल ओपन सिस्टम हो गया, ये सिंपल ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। नाउ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यदि है तो आपके सिस्टम का G ऑफ S है, एक समिंग पॉइंट भी है, देखा था ना आपने, इसमें इनपुट भी है जो कि R ऑफ S है, इससे आउटपुट ले रहे हैं जो कि C ऑफ S है, इससे एक फीडबैक भी जा रहा है जी, है ना। देखो चलो, इससे जो है ना ये फीडबैक भी जा रहा है, फीडबैक, तो फीडबैक एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन इतना, और वो आप इसमें फीड कर दे रहे हैं। ये ओवरऑल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना, है ना, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम।
तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कहाँ है सर? इस सर्किट को सॉल्व करके निकालेंगे, चर्चा करेंगे ट्रांसफर फंक्शन में जब हम आएंगे। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो गई? यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन आपने डायरेक्ट निकाल लिया, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा ना, बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, तो बेसिक में भी ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देख ही लेते हैं। चलो देखते हैं जरा, ये इतना तो समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये बना लिया मैंने एक डायग्राम मस्त सा। ठीक, अब इस डायग्राम को करते हैं अपन डिकोड। ओके, डिकोड करते हैं। इनपुट दे दिया मैंने, ये जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोलर जो हो गया पूरा आपका, जो भी सर्किटरी आपने डिजाइन करी थी उसका फाइनल स्टेज ये हो गया जी ऑफ एस, मतलब मैथमेटिकल। जो आउटपुट पे आपने जो भी सेंसर लगाया होगा उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एच ऑफ एस। ये हो गया एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, पक्का एग्री होना? ये हो गया एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्यों है क्लोज लूप? बिल्कुल समझ में आ गया। आउटपुट को आपने फीड कर दिया। ओके, जो ये सिग्नल जनरेट होगा इसको हमने क्या बोला था? ये एक्चुएटिंग सिग्नल है तो ई ऑफ एस बोला था, ये लिख लिया मैंने ई ऑफ एस। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन, यदि कोई पूछे कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, जो कि क्या है? सी ऑफ एस है, डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, जो कि आर ऑफ एस है। ये है इसका ट्रांसफर फंक्शन। यदि आप ये फाइंड करके दे सकें तो वो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा। ओके, फाइंड करते हैं, वन बाय वन इक्वेशन लिखते हैं। ई ऑफ एस जो सिग्नल होगा, ई ऑफ एस जो सिग्नल है ये क्या होगा भैया? आर ऑफ एस इधर से आ रहा है और ये प्लस माइनस, आप जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, प्लस होगा तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फीडबैक। कौन यूज करेंगे एक कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, ये चर्चा करेंगे हम। ओके, तो यहां से आ रहा है क्या? यहां से ये जो है पर्टिकुलर, ये सिग्नल की वैल्यू क्या होगी? सी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा एच ऑफ एस से, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे क्या आएगा? एच ऑफ एस गुणा सी ऑफ एस, बराबर ना? सी ऑफ एस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, और ये सिग्नल जो भी बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहां पे हो रहा है ये ऑफ एस की वैल्यू जो है आर ऑफ एस प्लस माइनस एच ऑफ एस सी ऑफ एस। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द सी एस। सी एस क्या होगा? ई ऑफ एस गुणा जी ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस। ओके, सी ऑफ एस जो है वो क्या हो गया जी? वो हो गया आपका जी ऑफ एस गुणा ई ऑफ एस। ये ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 3। ओके, नाउ आपको फाइंड क्या करना है? सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस आपको फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं अपन? चलिए, अपन यहां पे जो सी ऑफ एस है, ई ऑफ एस को हटा सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हटा सकते हैं। सी ऑफ एस जो है वो भी आपने यहाँ पे डाल दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए। ओके, ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए। ये सी ऑफ एस जो है ना, ये यहाँ पे है जी ऑफ एस। ई ऑफ एस की वैल्यू यहाँ से यदि रखेंगे तो वो आएगी आर ऑफ एस प्लस माइनस एच ऑफ एस सी ऑफ एस। यस, इतना क्लियर है आपको? इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। सी ऑफ एस इक्वल टू दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एस गुना आर ऑफ एस, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, प्लस माइनस जी ऑफ एस गुना एच ऑफ एस गुना सी ऑफ एस। ओके, ठीक है। नाउ ये सी ऑफ एस इधर ले लेता हूं मैं, सी ऑफ एस वाली इक्वेशन पूरी इधर ले लेता हूं मैं, तो दिस इज नथिंग बट सी ऑफ एस, ये हो जाएगा माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस सी ऑफ एस, और इधर बचेगा जी ऑफ एस गुना आर ऑफ एस। पूरा मैथमेटिक्स है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी विशेष नहीं किया है मैंने, ठीक। ओके, यहां से सी ऑफ एस कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? ये ले लिया, यहां बचा 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और यहां बचा जी ऑफ एस गुना आर ऑफ एस, ठीक है। ओके, नाउ आपको ट्रांसफर फंक्शन यदि चाहिए
तो सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस चाहिए। सी ऑफ एस यहाँ है, आर ऑफ एस यहाँ है, तो इस आर ऑफ एस को नीचे लेके आते हैं। ये आर ऑफ एस यहाँ आ गया, तो यहाँ से हट गया है, हट गया। ये वाली चीज इधर पहुंचा दो, ये जो लिखा हुआ है ये इधर पहुंचा दो। चलिए इसको यहाँ पहुंचा देते हैं इसके नीचे। तो फाइनल जो बना आपका सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाई दिस 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ये ट्रांसफर फंक्शन बन गया। यस और नो? यदि आपका सिस्टम ऐसा है, आपका सिस्टम यदि ऐसा है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका यदि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, GS अपॉन 1 माइनस, यदि पॉजिटिव फीडबैक होगा तो माइनस साइन रहेगा, नेगेटिव फीडबैक हुआ तो प्लस साइन रहेगा। और ये ट्रांसफर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए खोपड़ी में बिठा लीजिए कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो होगा g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s गुणा h ऑफ s। ये प्लस कब होगा? ये होगा आपके नेगेटिव फीडबैक के केस में, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और यही क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा g ऑफ s अपॉन 1 माइनस जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस। ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव फीडबैक के केस में, पॉजिटिव फीडबैक के केस में। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। अब एक चीज और डिफाइंड है, वो है OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ना इसका ओपन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। ओपन सिस्टम था ना कि दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ आर ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। ये ओपन सिस्टम हो गया और ये ओपन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। लेकिन लेट्स कम टू द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जी? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब ये जस्ट एज्यूम कि ये क्लोज लूप जरूर है, बट ये लूप को कंप्लीट नहीं किया आपने, ये लूप को ये वाला हिस्सा जोड़ा ही नहीं, ये वाला हिस्सा जोड़ा नहीं। तो ये जो पूरा सिस्टम जो दिख रहा है उसके बाद इसके लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस। जस्ट इमेजिन कि ये है आपका जी ऑफ एस, नहीं लिख रहा हूं मैं, दिस इज नथिंग बट एच, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इनपुट, ये लूप भी है बट ये लूप क्लोज्ड नहीं है, ओपन लूप है ये लूप को आपने ओपन कर दिया। जैसे ओपन कर दिया तो इसका ट्रांसफर फंक्शन, एक टर्म डिफाइंड है इसमें आपने ट्रांसफर फंक्शन में, सॉरी कंट्रोल सिस्टम में, वो हो गई जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस। इसको OLTF बोलूंगा मैं, जब भी OLTF की बात आएगी तो OLTF का मतलब है जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस। एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम को हमेशा उसके फीडबैक के साथ बात की जाती है ना, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट फीडबैक विल बी देयर, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, है ना। अब देखो इसमें तो कोई फीडबैक नहीं है, इसमें कोई फीडबैक है ही नहीं, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, है ना। मान लो ये फीडबैक यूनिटी फीडबैक, दिस इज नथिंग बट द यूनिटी फीडबैक, एच ऑफ एस की वैल्यू 1 हो गई, तो इस केस में OLTF जो है वो हो गया जी ऑफ एस, ये जी ऑफ एस हो गया, ठीक है। OLTF इज इक्वल टू जी। तो लोग क्या फील कर लेते हैं कि ओपन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो उसको OLTF बोल रहे हैं, नहीं, OLTF एक अलग से ही डिफाइंड पैरामीटर हो गया और उसका क्या हो गया फॉर्मूला, जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस। बस इतना याद रखो आज की क्लास के लिए। अगली क्लास से इन्हीं कंट्रोल सिस्टम्स को, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को, ओपन लूप सिस्टम को थोड़ा और देखेंगे हम, ठीक है। मिलता हूं।